नमस्कार। नगरी नगरी बस्ती बस्ती में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। एक बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही, जहां के लसेड़ा आश्रम में घुसकर संत ज्ञानेश्वर के मैनेजर की हत्या कर दी गई है। संत ज्ञानेश्वर की पहले इलाहाबाद में हत्या कर दी गई थी और इस वक्त बताया जा रहा है उनके मैनेजर की भी हत्या कर दी गई है। बाराबंकी में लसेड़ा आश्रम में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। संत ज्ञानेश्वर की पहले ही इलाहाबाद में हत्या की जा चुकी है और अब उनके मैनेजर की भी हत्या हो गई। दुर्गेश है जी मीडिया संवाददाता। दुर्गेश, हत्यारों के बारे में कुछ पता लग पाया, क्योंकि पहले संत की हत्या और अब उनके मैनेजर की हत्या। सूर्यमणि है, इन्हीं के आश्रम से उनकी ओर से पुलिस को तहरीर दी गई थी और सूचना दी गई थी कि इस तरह की घटना आश्रम में हो गई है और मुख्य आरोपी इसमें अभिलाष भट्ट है और दूसरा कोई प्रताप है। ये लोग नेपाल और हरिद्वार कहीं के रहने वाले हैं। पुलिस ने पहली सूचना इसी दी है और हत्याओं का सिलसिला यहाँ लगातार 2006 में संत ज्ञानेश्वर की हत्या हुई थी। उसके बाद उनके सारे 27 आश्रमों का कार्यभार संभाल रहे थे, राम सहाय सिंह का नाम था और ये भी संदेह के घेरे में कई बार रहे थे कि ये भी शायद संत ज्ञानेश्वर के हत्याकांड में शामिल थे। तो यहाँ ये सिलसिला चलता रहा और आज यह सुबह जल्दी रात में इनके सिर पर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इसके पहले जो खासों खास थी संत ज्ञानेश्वर की महिला थी वंदा नाम की, उनको भी जला के इसी आश्रम में हत्या कर दी गई थी राम सहाय की मौजूदगी में। तो पूरा मामला पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आगे निकल के आता है। जैसा भी होता है अपडेट आपको मिलता रहेगा। जी चलिए दुर्गेश, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई तरह के पेच भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2005 में इलाहाबाद के माघ मेले से जब संत ज्ञानेश्वर अपनी शिष्य और शिष्याओं के साथ जा रहे थे तो हंडिया के पास उनके काफिले पर अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग करके सनसनी फैल गई थी। अस्पताल ले जाते समय संत ज्ञानेश्वर समेत 4 की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि इस चर्चित हत्याकांड के आरोपी विधायक चंद्रभान सिंह और संत ज्ञानेश्वर में बाराबंकी के आश्रम को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हमले के कई मुकदमे दर्ज थे और इस मामले में एक मुकदमा सुल्तानपुर में भी चल रहा है। पुलिस ने पहले से पूर्वांचल के माफिया ताकतों की साजिश बताया, लेकिन बाद में संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने इस मामले में विधायक चंद्रभान समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। कैदियों के शोषण की ये खबर ललितपुर से है। अब जिला न्यायालय परिसर में पेशी के लिए लाए गए 2 कैदियों की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। ऐसे कैदियों को पेशी के दिन जेल से लाकर न्यायालय परिसर में बने लॉकअप में रखा जाता है और इसी लॉकअप से निकालकर लात घूसों और डंडों से कैदियों को इतना पीटा गया कि खुद पुलिस को इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस के इस रवैये का लॉकअप में बंद बाकी कैदी विरोध करने लगे थे। उनके साथ साथ काफी भीड़ भी वहां जमा हो गई। सब मिलकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पेशी पर आए कैदियों से जब तक पुलिस को बतौर घूस अच्छी खासी रकम नहीं मिल जाती तब तक उनके परिजनों से कैदियों को नहीं मिलने दिया जाता और इसी का विरोध करने पर राहुल और चंद्रभान नाम के इन 2 कैदियों की पुलिस ने पिटाई कर दी। न्यायालय परिसर के अंदर खुद पुलिस भ्रष्टाचार का ये खेल खेलती है और ये सब हर जिले में सालों से यूं ही जारी है। पूरा शासन प्रशासन ये सब जानता है। हाँ, हंगामा होने पर कभी कभी भले ही इस पर कुछ वक्त के लिए रोक लग जाए, जैसा इस बार भी हंगामे के बाद एसडीएम सदर और अन्य पुलिस अधिकारी पूरी फोर्स के साथ पहुंचे और मामला शांत करवाकर जांच का भरोसा दिया। गोली मार दे अंदर लोगों में आके इन 4-5 जनों ने राहुल को हमारा इतना गर्दन में लात रख दी और ये सब ऐसी गोली नहीं है ना के जांच कराओ उसकी। इनने गोली दी है नशीली और कह रहे नशीली गोली लेके 500 रुपये लेगा वो और गले वगला बहुत मारा, ऐसा नहीं मारा सब बहुत हर प्रशासन पैसा मांग रहे हैं। और अमित सोनी है जी मीडिया संवाददाता। अमित, आखिर ये पुलिस की कैसी कार्यशैली है? क्यों इस तरह से मार पिटाई हो रही थी? क्या पैसों का मामला था या कुछ और? बिल्कुल श्वेता, मैं बता दूं कि जिस तरह से आए दिन ये घटनाएं सामने आती हैं, पुलिस के द्वारा उगाई के मामले सामने आते हैं, ये भी उसी तरह का मामला है। जब ये कैदी पेशी पर आते हैं तो इन कैदियों को इनके परिजनों द्वारा मुलाकात कराने के नाम पर कुछ रकम दी जाती है या फिर कुछ बात कराने के नाम पर ये रकम दी जाती है। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो यही कहना। चलिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरीके से ये कहें कि रवैया सा बन के रह गया है
पुलिस वालों को जब पेशी पर लेकर आते हैं वो किसी आरोपी को तो। इधर मुरादाबाद में कोर्ट परिसर में वकील की हत्या की कोशिश की गई घटना एसीजेएम द्वितीय के कोर्ट परिसर की है। ज्ञानेंद्र शर्मा नाम के वकील पर सचिन नाम के युवक ने गोली चला दी। सचिन का कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और ज्ञानेंद्र दूसरे पक्ष के वकील है। आरोपी युवक को वकील ने पकड़ लिया। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आरोपी को जब ले जा रही थी उसी समय कुछ वकीलों ने आरोपी युवक की पुलिस कस्टडी में ही जमकर पिटाई कर दी। इधर आगरा में NH 2 पर पंचर की दुकान में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में रिसाव की वजह से आग लग गई। इसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। एतमादपुर थाना क्षेत्र की घटना है। जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंच पाती हैं दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने से करीब 1 लाख के नुकसान की आशंका है। बरेली में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया। इस शख्स पर डीआईजी ऑफिस में फोन करके धमकी देने का आरोप है। नवीन चतुर्वेदी नाम का ये शख्स खुद को पीएमओ में तैनात आईएएस बता रहा था। कोतवाली पुलिस फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने डीआईजी ऑफिस में फोन लगाकर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के मामले में डीआईजी स्तर पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। पीआरओ रविंद्र कुमार सिंह को शक होने पर उन्होंने इस बारे में केस दर्ज कराया और इसके बाद जांच की गई तो पता चला कि आरोपी नवीन चतुर्वेदी ने 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से फोन किए थे। पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस किया और इसके जरिए आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये शख्स पीलीभीत कोतवाली इलाके के डोरीलाल मोहल्ले का रहने वाला है। इससे पहले 24 जनवरी 2015 को इस शख्स ने सीएम का सेक्रेटरी बनकर कविनगर गाजियाबाद के एसडीएम के स्टेनो को धमकी दी थी और इस मामले में जेल भी जा चुका है ये शख्स। मेरे को नहीं जानकारी क्यों गिरफ्तार किया है, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने डीआईजी आवास पे फोन किया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि डीआईजी का आवास है। मैंने फोन जनरली किया था, कोई बात नहीं हुई डीआईजी साहब से। जैसे ही डीआईजी साहब के पास फोन किया था मैंने फोन काट दिया था तुरंत। नहीं, मैं कोई जानकारी नहीं चाह रहा था। आपने ये कहा था ना कि पीएमओ कार्यालय से बोल रहा हूँ आईएएस में। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी खास नहीं कहा था जी। क्या बात है, किस केस की जानकारी चाह रहे थे? जानकारी मैं नहीं चाह रहा था किसी केस की। मेनका गांधी वाले नहीं, मेनका गांधी वाले केस के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं चाह रहा था कुछ। एक आदमी जो है, जो कि तथाकथित अपना नाम रमेश बताता है, पीएमओ कार्यालय न्यू दिल्ली से फोन करता है डीआईजी साहब के कैंप ऑफिस में, उनके पीआरओ से बात करता है। एक पीलीभीत में एक केस के बारे में जानकारी चाहता है और अपने आप को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बताता है। फोन किया गया और जो बात करने का अंदाज था वो भी आदेशात्मक था। इस संबंध में थोड़ा सा जैसे शक व शुबा हुआ, उसके बाद इसमें थोड़ा सा जांच की गई। ये जो आदमी है जो पकड़ा गया है, इसका बेसिकली ये रहने वाला पीलीभीत का है, नवीन नाम है इसका, और ये कोई आईएएस अधिकारी नहीं है। इधर मसूरी एलबीएस एकेडमी फर्जी ट्रेनी आईएएस मामले के आरोपी रूबी चौधरी को आज जमानत मिल गई। जिला सत्र न्यायालय में ये जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, मसूरी एलबीएस एकेडमी में फर्जी ट्रेनी आईएएस मामले की आरोपी रूबी चौधरी को जमानत मिल गई है। जिला सत्र न्यायालय से ये जमानत मिली है। इधर नोएडा में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। दरअसल आरोपी के फरार होने के बाद भी पीड़ितों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न होने पर नोएडा पुलिस इस मामले को जी संगम पर प्रमुखता से दिखाने के बाद नोएडा पुलिस हरकत में आई और अब आरोपियों के एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की बात हो रही है। तो वहीं पीड़ित अब जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक इन ठगों ने अलग अलग राज्यों से करीब 200 लोगों से 40-40 हजार की ठगी की और फरार हो गए। साथ ही आरोपी सभी पीड़ितों का पासपोर्ट भी ले गए। तो पहले तो आनाकानी हो रही थी इस पूरे मामले में केस दर्ज करने में, लेकिन जब खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तब जाके अब इस मामले में केस दर्ज हुआ है।
आगरा में स्टेट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की गोली लगने से मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बैंक का गार्ड बंदूक साफ कर रहा था और अचानक गोली चल गई। घटना लोहा मंडी इलाके के बेसन बस्ती ब्रांच की है। गोली लगने से बैंक का एक सफाई कर्मचारी भी घायल हो गया है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है और फिलहाल पुलिस इसे हादसा मान रही है। सुबह 9:28 की घटना है। रामेश्वर सिंह यहाँ पर एक गार्ड है, ये अपने वेपन को शायद लोड कर रहे थे या अनलोड कर रहे थे, तो इसका एक्सीडेंटल फायर हो गया और यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर ये खड़े थे तो उनको उसके 12 बोर की बंदूक से उनको उसके पैलेट्स लग गए, तो वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया और 1 घंटे में पता चला कि उनकी वहाँ मृत्यु हो गई है। उन्नाव में 7 साल की मासूम से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। कोतवाली क्षेत्र के एबी नगर में न्यू एरा पब्लिक स्कूल की ये घटना है। स्कूल बस के कंडक्टर ने बच्ची को बस में बिठा लिया और सारे बच्चों को घर छोड़ने के बाद उसे स्कूल कैंपस में ही हवस का शिकार बना डाला। हालात बिगड़ने पर आरोपी उसे सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित बच्ची को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित का पिता उसी स्कूल में चपरासी का काम करता है, तो वहीं इस मामले में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल के पास आरोपी कंडक्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसके चलते आरोपी के फरार हो जाने पर पुलिस उसे ढूंढ भी नहीं पा रही। मुंह में काफी चोट थी, हम लोगों को नहीं मालूम पड़ा कि उसके साथ क्या हुआ है, वो तो काफी बाद में मालूम पड़ा। हमें तो वो मुंह में ब्लड दिखाई दे रहा था उसके, तो हमें बड़ा क्रोध आया उसके कंडक्टर के ऊपर कि उसने एक बच्चे को क्यों इस तरह से किया। हम लोग फिर तुरंत उसको लेकर के पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने FIR लॉन्च कराया और तब वहाँ पे पुलिस के द्वारा ये जानकारी मिली कि उसका शायद गलत काम उसके साथ हुआ है। 7 वर्षीय बच्ची थी, उसी स्कूल का एक कंडक्टर था जिसे कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बाहर कर दिया था। उसी के द्वारा घटना 15 तारीख को जैसा बताया जा रहा है कि वही करीब रात में 10 से 11 के बीच में कारित की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी फरार है, उसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं और निरंतर उसकी तलाश जारी है। तो इधर उन्नाव में रेप की शिकार बच्ची को कानपुर के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी स्कूल बस का क्लीनर फरार बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त, उन्नाव में रेप की शिकार बच्ची को कानपुर के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन आरोपी स्कूल बस का क्लीनर फरार बताया जा रहा है। स्कूल में रहते थे हम भी कर्मचारी, वो भी कर्मचारी, ड्राइवर था गाड़ी का, और कोई बात नहीं महसूस हुई हमें। और रात में हम सब लोग छत पे लेटे थे, बच्चा भी लेटा था। उसके बाद इन्होंने बच्चों को उठाकर लेकर गलत कार्य इसने कर दी। करने के बावजूद हमारे पास फोन किया और हम लोग अपने बच्चों को ढूंढने में तलाश में जाके अपने कमरे से काफी दूर पाया। बस लड़की को भी उसको फोन किया गया, पुलिस इनके लिए ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। एक मेडिको लीगल बच्ची केस आया है, 7 इयर्स की है बच्ची और उसका यहाँ इलाज किया जा रहा है और बच्ची स्टेबल है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमीरपुर के इमलिया गांव के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है, नशे में ड्यूटी करता है। इलाज कराने आए मरीजों से शराब के लिए पैसे भी मांगता है और दवा की जगह गालियां देता है। डॉक्टर तेज प्रताप की हरकतों से परेशान एक मरीज ने डॉक्टर की पूरी हरकत को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इलाज कराने आए मरीज से डॉक्टर ने पैसे लिए और डॉक्टर से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने मरीज और सीएमओ को ही गालियां दे दी। इस बारे में हमीरपुर के सीएमओ श्रीराम सोनी ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। मुझे दवा दे दे, मैंने तो बोले दवा मिलेगी तब जब आप रुपया देंगे, इसलिए मैंने कहा पैसा कितना, बोले 100 रुपए दीजिए। तो मैंने 100 रुपए नहीं थे मेरे पास, मैंने 500 का नोट दे दिया, उसने जेब में डाल दिया। फिर मैंने 1 का सिक्का भी दिया, बोले इसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं, कानून के खिलाफ है, आप पर्चा बनाइए मेरा। उसने पर्चा नहीं बनाया। पैसे लेने के बाद कह रहा था कि मैं पैसे नहीं दूंगा। आप सुन लें, मैं वो आदमी हूँ कि 25 राइफल लाऊंगा, यहाँ ये करूंगा वो करूंगा, मतलब बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करता रहा। बंद कर दी। नहीं, किसी को सही आप गलत दवा दे दें,
फोटो खींच रही है, आप परेशान ना हो, फोटो खींच रही है आपकी, परेशान जैसे चलेगा सीएम वो साथ सोच ले, श्री राम सॉरी सोचे, श्री राम सॉरी को चेतावनी है, एक बार मेरा चैलेंज, तुझे चैलेंज है श्री राम, तू मुझे भगा सकता है, हटा नहीं सकता है। बस मैंने 500 लाई थी। ठीक है, छापो। अस्पताल में साहब ऐसी हालत है कि यहाँ के डॉक्टर हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, ना टाइम से आना ना टाइम से जाना। और यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जैसे रात में कोई बीमार होता है या शाम को कोई 4-5 बजे के बाद किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो कोई समय पे रहता नहीं है। नाइट में या किसी की तबीयत खराब हो जाए या तो हम मुस्कुरा ले जाइए या तो हमीरपुर ले जाइए, कानपुर ले जाइए, यहाँ पे समय से कोई रहता नहीं है। तो उधर बलिया में किसानों के साथ फसल बीमा के नाम पर धांधली का मामला सामने आया है। किसानों के खाते से बैंकों ने फसल बीमा का प्रीमियम तो काट लिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को पैसा नहीं दिया गया। नतीजतन किसानों को फसल बर्बाद होने पर बीमा कंपनी से कुछ नहीं मिला। परेशान किसान बैंकों और जिला प्रशासन का चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि बैंकों ने जिले के किसानों के साथ धोखा किया है। प्रभारी जिलाधिकारी के मुताबिक ये कानूनन गलत है और इसके लिए शासन के साथ साथ केंद्र सरकार और आरबीआई को पत्र लिखा जाएगा। इस संबंध में हमने सारे बैंकों से रिपोर्ट मांगे हैं कि उन्होंने कितने किसानों का कितने धनराशि का केसीसी किया और उसमें कितने प्रीमियम काटा और कितने प्रीमियम को उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को भेजा। इधर रायबरेली में एम्बुलेंस पायलटों की हड़ताल से आपातकालीन और समाजवादी दोनों एम्बुलेंस सेवाएं ठप है। ड्राइवर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार से योजना का ठेका लेने वाली कंपनी कर्मचारियों पर कोई ध्यान नहीं देती। दुर्घटना देने पर भी मुआवजा या कोई सुविधा नहीं दी जाती। साथ ही नौकरी से संबंधित कोई भी पेपर उन्हें नहीं मिला। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रति केस सरकार से 3,000 रूपये मिलते हैं और कंपनी से उन पर ज्यादा से ज्यादा केस बनाने के लिए कहा जाता है, चाहे वो फर्जी ही क्यों ना बनाने पड़े। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए ठेकेदारी की प्रथा खत्म की जाए। प्रतापगढ़ में आपातकालीन और समाजवादी एम्बुलेंस सेवा फिर से बहाल हो गई है। ड्राइवरों ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर दी है। सीएमओ ने ड्राइवरों की मांग पर अवैध वसूली करने वाले आरोपी कोऑर्डिनेटर और उनके करीबी ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया और घायल एम्बुलेंस ड्राइवर और क्लीनर के उचित इलाज का भरोसा दिया है। 2 दिन पहले प्रतापगढ़ के लालगंज में हुए सड़क हादसे में एम्बुलेंस के ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए थे। ड्राइवर को सिर पर गंभीर चोटें लगी थी और उसे इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर कल से हड़ताल पर चले गए थे। वाराणसी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज समाजवादी युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने मैदागिन चौराहे पर पीएम का पुतला फूंका। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने विरोध के दौरान वाहन को भी आग लगा दी और आरोप लगाया कि मोदी सिर्फ झूठे वादे करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर वो आए दिन जनता की मुश्किलें बढ़ाते हैं। आज समाजवादी जनसभा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और स्कूटर बाइक कार्यकर्ताओं का फूका गया है। लगातार ये 15 दिनों के अंदर लगातार ये दूसरी वृद्धि है। इन्होंने जनता से यह कहकर आया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, किंतु जनता के तो अच्छे दिन नहीं है मगर भाजपा नेताओं के अच्छे दिन आ गए हैं। इसी के खिलाफ, इस पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोगों ने आज उनका पुतला फूका, गाड़ी फूका। बढ़ते आगे, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के बिना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि फिल्म हिट होती है तो यूपी में हिट होती है और फिल्म बंधु वेबसाइट की लॉन्चिंग के मौके पर ये कुछ बातें रखी हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट का मकसद यूपी में फिल्मों का प्रमोशन करना है। साथ ही एक्सप्रेसवे किनारे 2 फिल्म सिटी विकसित करने के लिए MOU पर दस्तखत भी किए गए हैं। इसमें से एक फिल्म सिटी लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर और दूसरी ट्रांसगंगा प्रोजेक्ट में होगी। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश में शूट होने वाली फिल्मों के वितरण पर 2 करोड़ तक सब्सिडी देगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार की फिल्म नीति से संबंधित किताब का विमोचन भी किया था। और नक्शे पर अगर देखें तो अगर कहीं दिखाई देता है, हालांकि मध्य प्रदेश कह सकता है कि हम सेंटर है, हालांकि सेंटर है, लेकिन भारत बिना उत्तर प्रदेश के आगे नहीं बढ़ सकता। आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है ये। फिल्म हिट वही होगी जो उत्तर प्रदेश में चलेगी।